sound levels to be checked. Okay. So, very good afternoon to everyone, and today it's a very auspicious day because आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं CSET का बिजनेस एनवायरनमेंट. सो वी विल बी फॉलोइंग इंस्टीट्यूट मैट. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप रेडी हैं. We'll start in 10 seconds. चलिए, मैं दो चीजें आपको बता दूं. जैसा आप ये इंडेक्स देख पा रहे हैं इंस्टीट्यूट मैट का, ये 3 चैप्टर्स ये एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं, 6, 7 एंड 8. एंड 4 का भी कुछ अंश मैं पढ़ाता हूं बिकॉज उसमें फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है. सो चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 एज पर दिस लेटेस्ट मैट, जो मैट मैं यूज कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 ये मिला के अराउंड 20 to 25 मार्क्स आ जाता है. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट सो स्कोरिंग सब्जेक्ट. तो हम लोग इंस्टीट्यूट के मैट को यूज करेंगे. 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स. एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, आई विल आस्क दोज हु आर अटेंडिंग द क्लास, प्लीज कैरी डिफरेंट इंक पेन्स, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ताकि हम पॉइंट्स को मार्क कर सकें अलग अलग इंक से. जब मैं चेंज करूं या मेरे इंक के कलर को आप फॉलो कर सकते हैं. दिस इज नॉट एन आर्ट क्लास, बट क्या होता है ना, जब आप अपने नोट्स को कलरफुल इंटरप्रिटेशन के साथ अटेंड करते हैं तो रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है. ओके, रेडी एवरीवन? कोई मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई करेगा? जो लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं चेक करिए. तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, बिजनेस एनवायरनमेंट. चलिए, आई एम ओपनिंग माय रेलेवेंट बुक. आपने शायद पीडीएफ जेरोक्स कराया होगा इंस्टीट्यूट मैट का, जिन लोगों को नहीं मिला है, प्लीज कम टू बिजनेस एनवायरनमेंट, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. नाउ व्हेन आई से दिस वर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या समझते हैं आप इससे? सर, बिजनेस जब हम रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैन वी टेक ऑल बिजनेस डिसीजंस बिना देखे कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के नियम कानून क्या है, मार्केट में किस टाइप का इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या अभी लोगों के पास इनकम है कि इस चीज पे वो खर्चा करेंगे. लॉट ऑफ फैक्टर्स आर सीन, पॉलिटिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, अभी सोसाइटी में क्या चीज का ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स देख करके एक बिजनेस हाउस अपना स्ट्रैटेजीज डिजाइन करता है. सो व्हेन आई से द वर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, मेरे मुंह से एक शब्द निकलता है. ऑल ऑफ यू लिसन टू मी केयरफुली. बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैं ना कश्मीर 4 बार गया हुआ हूं. तो लास्ट बार मैं गया था 2011 में, एंड पता है, गुलमर्ग में हॉर्स राइडिंग कर रहा था. अचानक घोड़े पर मैं सवार था, थोड़ा सा घोड़ा आगे गया, बारिश होने लगा. मैं रेनकोट पहन लिया. फिर थोड़ी देर बाद धूप निकल आया, मैं वापस रेनकोट उतार दिया. तो पता है, वहां के घुड़सवार जो घोड़े वाले होते हैं, घोड़े वालों ने एक डायलॉग दिया जिससे मेरे को लगा कि वो भी बहुत कुछ जानते हैं बिजनेस के बारे में. वो बोलते हैं, मालिक, कश्मीर के मौसम का और मुंबई के फैशन का कोई भरोसा नहीं है, चेंज होता रहता है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, डायनामिक्स.
मतलब इतना जल्दी जल्दी एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है कि आप उसको जब तक स्टडी करते हैं फिर आपको फिर स्टडी करना पड़ता है. सो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? वेरियस फैक्टर्स विच सराउंड द बिजनेस. हमारे बिजनेस को बहुत सारे फैक्टर्स सराउंड करते हैं. मुंह पर हमारे आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट एक्चुअली अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से हम देखें एनवायरनमेंट में दोनों चीजें आएंगी. वन इज इंटरनल, another is external. तो look at the screens. मैं भी लिखकर आपके लिए रेडी कर देता हूं ये चीज. आइए, when I say business environment, one liner अगर मैं बोलूं, they are factors. Please start writing. Factors surrounding business enterprises. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. एंड क्या बिजनेस इन एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को इग्नोर करके फंक्शन कर सकता है? नेवर, बिल्कुल भी नहीं. तो व्हेन आई से द वर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, याद रखिएगा दीज आर फैक्टर्स सराउंडिंग द बिजनेस एंटरप्राइज. ओके, पता है जब ये वर्ड आता है हमारे और आपके बीच में, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंक चेंज कर रहे हो ना आप भी, बिजनेस एनवायरनमेंट में एक होता है इंटरनल फैक्टर्स, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स. कॉपी करते रहिए संग संग में. एक है इंटरनल एंड और एक है एक्सटर्नल. दो टाइप के फैक्टर्स नजर आते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. आर यू राइटिंग? वेरी गुड. तो देखिए, अब हम लोग एक एक करके उठाएंगे लाइंस को. गुड न्यूज, डोंट हैव टू लर्न बिग सेंटेंसेस. ओनली लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, जहां मैं एम्फसाइज करूं, जिन शब्दों के ऊपर मैं जोड़ दूं, भाई लोग दीदी लोग, आप लोग उन पर फोकस करेंगे. तो आइए हम लोग पहले बुक को शुरू करते हैं. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंटरैक्ट एंड ट्रांजैक्ट विद द एनवायरनमेंट. ऑफ कोर्स, बिना सोशल ट्रेंड देखे हम बिजनेस नहीं चला सकते. आपको शायद पता होगा, जब एक गारमेंट्स इंडस्ट्री, मैं अगर फैशन इंडस्ट्री की बात करूं, तो उनको ट्रेंड देखना पड़ता है. एक जमाना था जब आप देखे होंगे फिल्म फेयर अवार्ड्स में ये शाहरुख खान, सलमान खान ऐसा सूट पहन के आते थे, लगता था कि 3-4 शाहरुख खान घुस जाए, एकदम लूज लूज. और अब आप देखिए, मेरे और आप जैसे ये यंगस्टर्स हैं, हम लोग स्लिम फिट टी शर्ट, स्लिम फिट शर्ट पहनते हैं. अंडरस्टूड? पहले पैंट्स भी इतने लूज लूज, वो बेल बॉटम्स चलते थे एक जमाने में, पर अब ऐसा नहीं है. तो दिस इज द ट्रेंड. तो हम बिना एनवायरनमेंट को स्टडी किए, इफ आई एम इन अ गारमेंट्स इंडस्ट्री, कैन आई स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग पैजामाज? पैजामाज बना लूं होलसेल में? नहीं बिकेगा. वो जमाना नहीं है कि लोग पगड़ी बांधकर पैजामा और चोला पैजामा पहन के कोचिंग सेंटर आ रहे हैं. अभी तो लोग हाफ पैंट में भी क्लास में आ जाते हैं. गर्मी का समय, आराम लग रहा है उनको. तो बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस हैज टू ऑलवेज स्टडी द एनवायरनमेंट. बोथ द बिजनेस एंड एनवायरनमेंट आर टोटली इंटर रिलेटेड एंड म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट. एमसीक्यू आता है इस वर्ड पर. आपको एमसीक्यू में एमसीक्यू वर्ड लिखोगे, जब जब मैं बोलूंगा आप भी एमसीक्यू लिखोगे. लिखो, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट आर टोटली इंटर रिलेटेड. आपस में लिंक्ड है दोनों. कैसे सर? बताता हूं. म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर दोनों ही डिपेंडेंट हैं. बिलीव मी. सर कैसे? एक बिजनेस हाउस है, प्लीज मेरी बात सुनो. बिजनेस हाउस को सारे रॉ मटेरियल्स कहां से मिलते हैं? एनवायरनमेंट से. चाहे रॉ मटेरियल्स हो, फिनेंस हो, लेबर हो, ये सब कहां से मिलते हैं? एनवायरनमेंट से. एंड एनवायरनमेंट में जो मार्केट होता है, वो मार्केट चलता कैसे है? बिजनेस हाउस का प्रोडक्शन जब मार्केट में लॉन्च होता है, वो आगे बेचता है उसको. यानी बिजनेस हाउस एनवायरनमेंट से इनपुट्स ड्रॉ कर रहा है, अपना आउटपुट भी वो बाहर भेज रहा है. तो दिस इज, यू नो, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अगर प्रोडक्शन नहीं आएगा बिजनेस हाउस से, तो मार्केट में वो बेचेगा क्या? और बिजनेस हाउस को प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? जो इनपुट्स चाहिए वो बाहर से आ रहे हैं. तो बिजनेस एंड एनवायरनमेंट आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट. ओके. उसी तरह बिजनेस हाउस को इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए बाहर से. और बिजनेस हाउस खुद अपना, आपने सुना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न्स भरता है हर साल गवर्नमेंट एजेंसीज को. फिर अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी को आरओसी नाम सुना है कभी स्कूल कॉलेज में? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कई इंफॉर्मेशन देना पड़ता है. यानी गवर्नमेंट एजेंसीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को कई इंफॉर्मेशन देने पड़ते हैं.
एंड ऑर्गेनाइजेशन खुद भी गवर्नमेंट एजेंसी से सॉरी एनवायरनमेंट से बहुत इंफॉर्मेशन लेता है. तो दे आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड टू. बिजनेस एंड एनवायरनमेंट आर इंटररिलेटेड. अगर बेस्ट एग्जांपल दूं, कोविड के समय होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जैसे एनवायरनमेंट खराब हुआ, पूरे सोसाइटी में पैंडेमिक फैला हुआ था, ग्लोबल लेवल पर पैंडेमिक था, तो हमारे बिजनेस भी अफेक्ट हो गए. बताओ कैसे अफेक्ट हो गए बिजनेस? बिकॉज स्पेशली अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, होटल, टूरिज्म, दैट वाज टोटली डेवास्टेटेड. सो एग्जांपल्स आप लिख सकते हो. मैंने कई एग्जांपल्स यहां बोला. कोविड वाला एग्जांपल बहुत वो रहता है. कोविड के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री पूरा हमारा क्या हो गया? सफर किया है. अभी ऑन द अदर हैंड यू कैन से कोविड के कारण फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स, मेडिसिन इंडस्ट्री का तो बूम ही बूम आ गया था कोविड के कारण. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिजिकल क्लासरूम, मतलब जो कोचिंग इंडस्ट्री होती है, पढ़ाई की जो एक बड़ा इंडस्ट्री है, फिजिकल क्लासरूम, ये आकाश बाय, ये जो आपने सुना जॉइंट एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं, कलकत्ता में बहुत फेमस है. तो उन लोग के जो फिजिकल क्लासरूम्स में अटेंडेंस बहुत कम हो गए थे. पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग ऑनलाइन क्लासेस एंड इवन आप, बल्कि मैं तो बोलता हूँ रियली इट मेक सेंस. घर बैठे बैठे आराम से आप पढ़ पा रहे हैं. देखिए मैं ही हूं आपके सामने. कुछ क्वेरी होने से व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते रहिएगा मेरे पास 9830259002. तो मैं बोल रहा हूं कि इंटर रिलेटेड क्यों है. एनवायरनमेंट में पैंडेमिक का मैंने एग्जांपल दिया, उसके कारण आपके बिजनेस देखो कैसे कैसे अफेक्ट हो रहे हैं. इकोनॉमी खराब हो गई पैंडेमिक के कारण. और जब इकोनॉमी खराब होता है ना, तो लग्जरी गुड्स पर डिमांड कम हो जाते हैं. उस समय लोग सिर्फ अपने नेसेसरी आइटम्स को पहले मीट करते हैं. उस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थोड़ा सा एक बार का डिप्रेशन में चला गया था, बिकॉज लोग उस समय गाड़ियां नहीं बदल रहे थे, गाड़ियां नहीं खरीद रहे थे. हाँ, टू व्हीलर्स का सेल थोड़ा बढ़ा था कोविड के दौरान, बिकॉज लोग अपना खुद का ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते थे. पैंडेमिक में बसेस में नहीं जाना चाह रहे थे. बट महंगी गाड़ियों के दाम के कारण लग्जूरियस आइटम्स पर सेल कंपैरेटिवली कम हो गया था. सो व्हाट आई वांट टू से दैट बिजनेस एंड एनवायरनमेंट आर टोटली इंटररिलेटेड एंड म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट. एक दूसरे पर डिपेंडेंट कैसे है? आप बाहर से बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेते हैं, रॉ मटेरियल्स बाहर से लेते हैं, लेबर बाहर से आता है, और आपका आउटपुट बाहर जाता है. यानी वो बाहर वाला भी आप पर डिपेंडेंट है कि वहां का जो उत्पादन, प्रोडक्शन आएगा, उसको हम बेचेंगे. So they are mutually interdependent. Business environment refers to those aspects of the surroundings business enterprise which affect or influence its operation. Okay? तो MCQ based paper है, पर background देते हुए हम आगे बढ़ेंगे. Now, business environment is the aggregate of all condition, events and influences that surround and affect it. Of course. तो ये कीथ डेविस का स्टेटमेंट था. कई बार MCQ आ जाता है, who said this, that it is the aggregate of all conditions, events. The environment is all external influences that affects his life and development. एंड्रयूज बोलता था कि इसमें सिर्फ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, बट मिस्टर J.A. किंग एंड C.J. डगन वो बोलते थे एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों इन्फ्लुएंस है. तो ये सब एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन याद नहीं करना है, पर ये एंगल अगर पूछा जाए, अकॉर्डिंग टू J.A. किंग and C.J. Duggan, environment consisted of external or internal. आंसर क्या है बताओ? दोनों. External as well as internal, दोनों फैक्टर्स यहां पर मौजूद हैं. तो इस तरह यहां पर बहुत कुछ बोला गया है. Now business environment is always changing, always changing. मैं आपको बता रहा हूं ना, business environment हमेशा changing है and it's uncertain. MCQ आ जाता है, एनवायरनमेंट क्या सर्टेन है? तुमको लगेगा हाँ हाँ सर्टेनिटी तो होनी चाहिए, लाइफ में होनी चाहिए, पर बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा अनसर्टेन रहता है. रिमेंबर दिस. एंड इट्स अनसर्टेन, और इसीलिए ये डायनामिक नेचर के कारण हमें उसे हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए. मॉनिटरिंग मतलब कंटिन्यूअसली स्टडिंग द फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट, बिकॉज इट्स वेरी वेरी अनसर्टेन एंड डायनामिक. आप विश्वास करो, मैं 22 साल से पढ़ा रहा हूं, आज मेरी उम्र 43 के आसपास है. तो पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन से पढ़ाते थे, फिर हम लोग विजुअलाइजर से पढ़ाने लगे कि लिखते नीचे थे, छपता पीछे था. फिर हम लोग लैपटॉप और पेन से लिखने लगे. फिर पैंडेमिक के दौरान आईपैड और पेन लिखने लगे. यानी कितने पढ़ाने की टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने लगा. घर बैठे बैठे कोई सोच भी कभी सकता था
कि घर बैठकर पढ़कर एक स्टूडेंट दिसंबर 2021 में सीए का रिजल्ट निकला था, फरवरी 2022 में किंजल अजमेरा हमारी स्टूडेंट ऑल इंडिया फर्स्ट आ गई घर बैठे बैठे। सर मैं भी घर में बैठा हूं, यस कांग्रेचुलेशंस। तो घर बैठे बैठे ऑल इंडिया फर्स्ट आ गई। सर एक आ गई होगी, बाकी सब फेल हुए होंगे। राजस्थान में बैठे बैठे पढ़ पढ़ के एक लड़का मुकुल बगड़िया, वो भी 24th या 25th आ गया, एग्जैक्ट रैंक याद नहीं है, 24 या 25 या 26 जो भी हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डायनामिक्स चेंज हो गए, पढ़ाई के डायनामिक्स चेंज, बिजनेस के डायनामिक्स चेंज। मैं कभी भी मैं बहुत शॉपिंग करता हूं, मुझे शौक है मतलब कपड़ा खरीदने का। मैं हमेशा ट्रायल रूम में पहनकर जब तक टच नहीं करता था कपड़े को, कभी कपड़े नहीं खरीदता था। आई वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑनलाइन शॉपिंग। मेरे को लगता था नकली है, सब प्रोडक्ट नकली है। पर पैंडेमिक बहुत कुछ सिखा गया। ई कॉमर्स जिंदाबाद। अब मैं कुछ भी फिजिकल शॉप में मतलब मैंने एक या दो आइटम खरीदे होंगे 2 साल से। एवरीथिंग आई हैव बॉट ऑनलाइन। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एनवायरमेंट डायनामिक है, ई कॉमर्स इज द बज़वर्ड। लोग पहले रेस्टोरेंट जाते थे, जाके ही खाना पड़ता था। अब तो आप 5 स्टार होटल से खाना मंगवा सकते हैं घर पर। अरे अपने मन चाहे रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते तो किससे मंगवा सकते हो बताओ? किससे मंगवा सकते हो? कौन सा एक ऐसा ऐप है जिससे आप खाना मंगवा सकते हो? स्विगी, और भी होगा भाई, मेरे मुंह पर स्विगी आ रहा है, या उबर ईट्स। आप खाना घर पर मंगवा सकते हो। यानी कितना कुछ चेंज आ रहा है। पहले टैक्सी को जब रोकना पड़ता था ना, वो कैलकाटा में अगर आपने देखा, वो हिपोपोटामस टाइप की टैक्सी होती है, मैंने उसके सामने जाके कई बार रोका हूं, टैक्सी रुक ही नहीं रहा था तो सामने पहुंचना पड़ा। पर अब क्या है, मोबाइल से अपने उबर के ऐप में जाइए, ओला के ऐप में जाइए, अपने मन चाहे टैक्सी को उबर गो या उबर प्रीमियर या उबर एक्सेल मंगवा लीजिए। सो what is the main driving force? इतना कुछ जो हो रहा है उसके पीछे मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है? ई कॉमर्स। यानी टेक्नोलॉजी के कारण आपका ई कॉमर्स संभव हुआ है। बिजनेस के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। तो मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, ये जो एग्जांपल्स में दिया हो ना, कई बार ये एमसीक्यू बन के आ जाता है। तो राइट हियर एवरीवन, ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, ये मेन फैक्टर्स हैं जो इतने बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। मेन फैक्टर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग बोलते हैं डायनामिक है। पैंडेमिक के कारण तो भाई सब कुछ चेंज हो गया भाई, सब कुछ। ऑनलाइन शॉपिंग लिख रहे हो तो ये इजी सब्जेक्ट है, पर समझने से इजी हो जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग, और ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो लेआउट, ये जो इतने चेंजेस हो रहे थे, am I visible? या ये जो इतने चेंजेस हो रहे थे, इसमें अपॉर्चुनिटीज भी आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वालों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अभी शॉपर स्टॉप, पैंटालून्स, वेस्ट साइड, उनके लिए एक थ्रेट है। क्योंकि उनके लिए क्या हो रहा है, उनके मार्केट में लोग देखते वहां है। मैंने भी किया है, शॉपर स्टॉप में मैंने पहना है टी शर्ट, पर लिया मैंने ऑनलाइन से, वहां डिस्काउंट हमेशा चलता रहता है। तो डायनामिक्स हैव चेंज्ड। तो अब सर ये क्या होगा? अब कई शॉप वाले तो क्या करते हैं, जैसे आदिदास, रिबॉक, नाइकी, उन लोग खुद ही अपने शॉप के अंदर ही ऑनलाइन पोर्टल भी मेंटेन करते हैं कि देखिए ये हमारे पास साइज अवेलेबल नहीं है, आप बताइए, आपके घर पर हम यही साइज हमारे यहाँ से ले लीजिए, अभी करवा देते हैं। सो न्यू मेथड्स, आपको अपने कस्टमर को कैसे रिटेन करना है, नए नए मेथड्स आपको डिजाइन करने पड़ेंगे। तो ये एनवायरनमेंट बुक जब पढ़ाया जाता है, ये एक लाइन में आंसर्स नहीं हो सकते। You have to understand and then feel the concept. Okay? तो बिजनेस एनवायरनमेंट, वापस देखो पहला क्वेश्चन जो आ सकता था, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट आर टोटली इंटर रिलेटेड, एक ऑप्शन म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, और एक ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट। ऑफ कोर्स बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट। उसके बाद एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों फैक्टर्स हैं, एक जगह सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर है, ये भी लिखा हुआ है। Now, environment is changing and it's uncertain. It gives lot of opportunities and threats too. Opportunities किस context में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि environment से बहुत कुछ अच्छे अच्छे opportunities मिलते हैं आपको, और यहाँ पे lot of risks भी है। क्योंकि जब भी environment में changes होता है, opportunity किसी एक business के लिए आता है, तो हो सकता है कोई दूसरे business में थोड़े challenges आएंगे, तो हमें सब चीज को balance करके चलाना पड़ेगा। Next,
The rapidly changing business environment might shorten the life of a given strategy. यानी कि strategies को भी बार बार change करना होगा. If you are not faster than your competitor, you are in a very awkward position. And if you're only half as fast, you are a terminal. यानी कि अब खत्म हो जाएगा. तो statement true है. तो जॉर्ज सॉक बोला था ये कि यू हैव टू बी फास्टर देन योर कॉम्पिटिटर. इफ यू आर नॉट फास्टर, यू आर इन अ वेरी बैड पोजिशन. सिमिलरली बहुत सारे नाम हैं, सारे नाम याद करने संभव नहीं, ऑब्जर्व कर करके प्रैक्टिस करने होंगे. एनवायरमेंटल एनालिसिस इज द क्रिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. तो एमसीक्यू आ जाता है. डैश इज, प्लीज मेंटेन करो, फुल पेज करो. डैश इज द क्रिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि सारे फैक्टर्स को स्टडी करना. ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है कोई भी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए. एमसीक्यू इस वर्ड पर आता है. डैश इज द क्रिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. अलग अलग नाम दे देंगे, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, और एक वर्ड आ रहा है एनवायरमेंटल एनालिसिस, जहां आप एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स को देखोगे. अब कुछ लोग बोल रहे थे एनवायरमेंट में सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कुछ लोग बोल रहे थे इंटरनल फैक्टर्स भी है. And layout, very important. This is MCQ again. Who said this statement? बहुत famous है. Charlie Chaplin नहीं, Charles Darwin. Charles Darwin ने बोला, it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one who is most responsive to change. Simple मतलब बताओ. आपको लगता है जो strongest होगा वही मार्केट में जीतेगा और competitors पर edge पाएगा? The answer is actually one who can change according to the dynamic and competitive environment. Only that person can survive. जो अपने में परिवर्तन ला सके समय के अनुसार, वो ही शख्स survive कर पाएगा. One who can change according to dynamic and competitive environment. So it is not the strongest who will survive, rather one who can change according to the dynamic and competitive environment. कई बार देखा गया है कि बड़े बड़े सेना है आपके पास, आर्मी, अगर मैं वॉर की बात करूं, फिर भी आप हार गए. आप छोटा सेना होके भी अपना स्ट्रैटेजीज ऐसा डिजाइन कर सकते हैं. यानी व्हेन आई से इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव, नो, वन हु कैन चेंज कैन सर्वाइव. तो एक कहावत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड यहां फिटेस्ट का मतलब है वन हु कैन चेंज. फुल पेज. फिटेस्ट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट. फिटेस्ट शब्द का यहां मतलब है वन हु कैन चेंज. तो मैं चाहूंगा 2 मिनट में ब्रेक दे रहा हूं. शुरू से लेकर अभी तक जो जो एमसीक्यू जहां जहां आपने लिखा है, मेरे संग क्लास ही में इसको कंप्लीट कर लीजिए. स्टार्ट ऑब्जर्विंग शुरू से. चलिए लेआउट. The main factors of business environment are: environment includes all the forces, institutions and factors which directly or indirectly affect the business organization. सारे factors directly affect नहीं करते हैं, कुछ indirectly भी affect करते हैं. Now specific and general forces, directly और indirectly पे स्टार लगाया. जैसे जैसे मैंने colors इस्तेमाल किए, try to use accordingly. Now business environment includes specific forces such as investors, customers, competitors and suppliers. And और एक हो गया general forces like social, legal, technological. तो ये काम क्या हो सकता है, देखो, specific forces and और एक शब्द है general forces लिखा. MCQ to identify आता है कि suppose एग्जाम में क्या करेगा, competitors. एक्चुअली स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं, दे डायरेक्टली अफेक्ट, ये एकदम बहुत पास ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं. जनरल फोर्सेस पे ओवरऑल अफेक्ट आता है और सब पर आता है.
पर स्पेसिफिक फोर्सेस, आपके कॉम्पिटिटर्स अगर प्राइसिंग में चेंजेस लाएंगे आप डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। आपके रॉ मटेरियल सप्लायर्स अगर प्राइस बहुत बढ़ा दें आपका प्रॉफिट डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगा। आपके कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो गया आप डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। आपके इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आपकी कंपनी में खो गया तो आप डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। बट ये सब जो होता है ना, सोशल फैक्टर्स, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, दे ऑल्सो अफेक्ट, बट दे आर अफेक्टिंग इनडायरेक्टली। जो मैंने बोला, ये इनडायरेक्टली वर्ड लिखो, फुल पेज करो। चलिए लेआउट। तो अगर एमसीक्यू आता है, जनरल फोर्सेस इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं पर स्पेसिफिक फोर्सेस डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। रिमेंबर दिस एवरीवन। तो हम लोग संग संग में स्टेज बाय स्टेज सारे पॉइंट्स को करते जा रहे हैं ताकि बाद में आपका मेहनत कम हो जाए। तो व्हाट आर सोशल फैक्टर्स, मैंने एग्जांपल दिया। सोशल फैक्टर्स का एक अच्छा एग्जांपल सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हैव यू हर्ड कि आजकल शादी ब्याह, स्पेशली कैलकाटा इज वेरी फेमस फॉर बहुत हाई फाई वेडिंग्स और के लिए अब तो सभी जगह खर्चा करने लगे, वरना पहले गुजरात की शादियों में उतना खर्चा नहीं होता था, दे वेर प्रूडेंट, पर आजकल सब जगह ही लोग शो शां करने लग गए। तो सोशल में अब मैं बोलूं कैलकाटा में ट्रेंड हो गया, बहुत हैवी हैवी आप शादियां में खर्चा कर रहे हैं। तो ये सब के कारण कौन सा टाइप का बिजनेस डेवलप हो रहा है आपको पता है? इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेसेस डेवलप होने लगे। आईपीएल, पहले इतने क्रिकेट मैचेस नहीं होते थे, अब साल भर हमारे प्लेयर्स खेलते रहते, तो इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस हो गया। पहले महिलाएं ऑफिस नहीं जाया करती थी, आज से 25 साल पहले। अभी 18-20 साल से इवन गर्ल्स आर वर्किंग इन ऑफिस, हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग इन ऑफिस। तो किस टाइप का एक नया एक्टिविटी मार्केट में शुरू हो रहा है? क्रैश फैसिलिटी, जो बच्चों का ध्यान रखता है जब पेरेंट्स जाते हैं। डे बोर्डिंग स्कूल्स, जहां पर बच्चे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, खाना पीना टिफिन नाश्ता सब दिया जाता है। तो दीज आर सम सोशल फैक्टर्स जो कुछ कुछ टाइप के बिजनेस, नया बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। यानी एनवायरमेंट also affects business and business also affects environment. When I say business affects environment, कई बार business houses क्या करते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाते हैं जिससे सोसाइटी में एक ट्रेंड शुरू हो जाता है। मतलब सर, ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये अपना कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर सोसाइटी में एक नया ट्रेंड क्रिएट कर देते हैं। ये मोबाइल की कंपनियां अपने कैमरा मोबाइल में इतना अच्छा देने लग गए, उससे क्या हुआ, जो नॉर्मल कैमराज था वो उनका बिजनेस बंद हो गया। एंड youngsters like you always want to buy camera। मोबाइल फोन आप क्यों खरीदते हैं? मतलब वन ऑफ द मेन रीजन फॉर मोबाइल फोन इज अ बेटर कैमरा, जो मुझे लगता है अगर मैं एक स्टडी करूं, सर अच्छा आता है हमारा फोटो उससे। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। तो बिजनेस हाउस कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाता है जिससे एनवायरनमेंट में एक अलग टाइप का डिमांड क्रिएट हो जाता है। तो दिस मोबाइल फोन वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक फैक्टर हो सकता है कि बिजनेस भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। वो ऐसा एक प्रोडक्ट लाकर लोगों को नशा का आदत दे देता है कि आप दिन भर सेल्फी खींचे अपना गंदा गंदा और फिर इंस्टाग्राम में अपलोड करते रहे। तो सोशल, लीगल, जीएसटी जब आया था तो बहुत अफेक्ट हुआ था बिजनेस हाउसेस में। टेक्नोलॉजिकल, मोबाइल फोन में तो यार आज तुम खुश हो रहे हो मेरा फोन है बहुत अच्छा है, 4 महीना बाद फ्रेंड का फोन और बेटर हो जाएगा, फिर अफसोस होगा, बिकॉज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होती रहते हैं। ये टीवी की कंपनी में, वॉशिंग मशीन में। ओके, पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट बिजनेस। बताओ क्यों? जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आता है तो उसका एक मैनिफेस्टो होता है, उसके खुद के कुछ वो होते हैं कि प्रायोरिटीज, तो उसके अनुसार बिजनेस स्ट्रैटेजी अफेक्ट होंगे। हो सकता है कोई नया पॉलिटिकल पार्टी आए, वो बोल के रखा हो लेबर कोड में हम ऐसा ऐसा करवाएंगे, वर्किंग आवर्स ऐसा होगा, वेज ऐसा होगा, बोनस वर्कर को इतना देना होगा, तो उससे बिजनेस हाउस के एचआर स्ट्रैटेजीज पर बहुत बड़ा प्रभाव आ सकता है। So these are some factors which has an overall effect, an indirect effect on the environment. But your customer, your consumer, your competitor, your suppliers, these are your specific factors.
पता है स्पेसिफिक फैक्टर्स को एक और नाम से बोलते हैं, डिड यू नो द नेम? लिखोगे, फुल पेज करो। माइक्रो एनवायरनमेंट भी बोलते हैं कई बार। ओके, एंड ये जनरल फोर्सेस को एक और नाम से भी बोलते हैं कई बार हम लोग, मैक्रो एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक फोर्सेस का और एक नाम है योर माइक्रो एनवायरनमेंट, एंड जनरल फोर्सेस का एक और नाम है यहां पर मैक्रो एनवायरनमेंट। इज इट फाइन एवरीवन? याद रहेगा दोनों एस्पेक्ट। अभी हम लोग और डिटेल में करेंगे, आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। टर्न द पेज। नाउ इंटर रिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटर रिलेशन? सारे फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेड टू ईच अदर हैं। ओके, वेरियस फैक्टर्स आपस में एक दूसरे पर इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, लेआउट जैसे बुक में एक एग्जांपल दिया है, जैसे जैसे यंगस्टर्स का डिमांड वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहा है, डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग। यस, ये जो कैफे, हुक्का बार्स, अरे हंस क्यों रहे हो, छोड़ दो ये सब। तो ये सब का डिमांड बढ़ रहा है। पहले क्या होता था, अगर आप इंडिया में देखो आज से 20 साल आगे, व्हेन वी वर जब हम लोग छोटे थे, सिर्फ ये नॉर्थ इंडियन फूड के और साउथ इंडियन फूड के रेस्टोरेंट्स होते थे। आप देखिए थाई फूड का अलग रेस्टोरेंट है, एशियन फूड का अलग रेस्टोरेंट है, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। बहुत सारे फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कोई लीगल एनवायरनमेंट में चेंज लाया है। किस टाइप का चेंज लाया है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अब फॉरेनर्स भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एफडीआई सुना है आपने? एफडीआई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आता है उनका, दैट इज कॉल्ड एज एफडीआई, कि हमारे इक्विटी, हमारे इंडियन कंपनी के इक्विटी में उन्हें भी खरीदने का मौका दिया जा रहा है, शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म। तो जब लीगल एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ने सपोज एक चेंजेस लाया कि सपोज ये एप्पल जैसी कंपनीज अब इंडिया में भी अपना सेटअप लगा सकती है, तो उससे फायदा क्या होगा या कैसे दूसरे फैक्टर्स अफेक्ट होंगे? जब ये इंडिया में कुछ लॉज, फॉरेन एक्सचेंज लॉज चेंज हो गए, कि फॉरेन एक्सचेंज लॉज वाले लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में अब इन लोग भी क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा धनराशि यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेक इन इंडिया स्कीम, जिसको आप सुना होगा आपने, बहुत पॉपुलर स्कीम है मेक इन इंडिया स्कीम। तो उसके कारण जब ये अलाउ हो गया, तो उसके कारण हमारा जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है इंडिया का, वो बेटर हो गया, अपग्रेड हो गया। बिकॉज पहले ये एक एग्जांपल है, पहले फॉरेन की कंपनीज इंडिया में अपना यूनिट नहीं सेटअप करती थी, सब चाइना में करती थी। अब क्या होने लगा, बिकॉज लीगली हम लोग फ्लेक्सिबल हो गए, हमारे फॉरेन एक्सचेंज लॉज थोड़े से फ्लेक्सिबल हो गए, तो उसके कारण हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंडिया का वो भी क्या हो गया, अपग्रेड हो गया। डिड यू राइट इट एवरीवन? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारा अपग्रेड हो गया। बिकॉज लीगली पहले हमने चेंजेस लाना होगा ना, कि हमने बाहर के टेक्नोलॉजी को यहां पर सेटअप करने के लिए हम लोग रेडी हैं क्या, तब हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बेटर हो गया। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बेटर हुआ, अच्छे अच्छे फोन्स यहां बनने लगे, तो सोशल एनवायरनमेंट यानी यूथ और को सब चीज बढ़िया लगता है, उसमें भी डिमांड आने लग गया ये सब चीजों का। जितना ज्यादा प्रोडक्ट आएगा, नजर आएगा, उतना डिमांड भी फिर बढ़ते रहता है। तो these are, that is why we say all factors are interrelated. लीगल एनवायरनमेंट में आप चेंजेस लाते हैं, जिसके कारण से आप इंडिया में बाहर की टेक्नोलॉजी और आसानी से यहाँ आने लगी, यहीं पर मैन्युफैक्चर होने लगा। इसके कारण हमारा सोशल एनवायरनमेंट में भी डिमांड बढ़ रहा था, तो उसने भी पुश दिया कि ऐसे टेक्नोलॉजी भारत में आए तो बेटर है। एंड बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द, उल्टा भी बोल सकते हो, इतना सोशल एनवायरनमेंट, मोबाइल का इतना डिमांड आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने भी लगा अरे हम खुद ही बना लेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हमारी धरती में। हम उनको इन्वाइट कर रहे हैं कि आइए यहां पर पैसा लगाइए। तो दिस इज इंटर रिलेशन, कि सारे फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। एंड एज आई सेड, बहुत अनसर्टेन है एनवायरनमेंट, कितने चेंजेस आते रहते हैं, और इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस। मतलब आप एस्टिमेट आपका सही जाए जरूरी नहीं है, हमेशा चेंज होता रहता है। आईटी एंड फैशन इंडस्ट्री का एग्जांपल इन्होंने लिया है, फुल पेज करो, कि हमेशा चेंजेस आता रहता है। तो दैट, बिकॉज ऑफ दैट चेंजेस, द चेंज ये होता रहता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, एज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन आईटी एंड फैशन इंडस्ट्री, frequent and fast changes are taking place. Is it fine everyone? डायनामिक होता है, हमेशा चेंज होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वी मस्ट मॉनिटर व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस। एंड व्हेन आई से बिजनेस एनवायरनमेंट, मुझे माइक्रो एनवायरनमेंट भी देखना है, मुझे मैक्रो भी देखना है। माइक्रो में क्या क्या आ गए, मैंने आपको नाम बताए थे।
उसी तरह लिखा हुआ है यहां पर, देखो, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट। समझ नहीं सकते आप कि किस तरह गवर्नमेंट का अगर कोई चेंज होता है गवर्नमेंट पॉलिसी में, फुल पेज रखना, जैसे टैक्स रेट 5% बढ़ेगा तो एक बड़ी कंपनी का अमाउंट कैसे अफेक्ट होगा, उससे फिर और क्या चेंजेस आएंगे, मतलब यू कांट अंडरस्टैंड कि चेंज इतना आपस में इंटर रिलेटेड है, अनसर्टेन है, दैट इज वाइज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस इन एनवायरमेंट। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ विच एलिमेंट, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डायनामिक नेचर भी हो सकता है, ये सेम चीज वहां पे भी है। तो एनवायरमेंट स्टैटिक है क्या? नो नो नो, नॉट एट ऑल। एनवायरमेंट इज नॉट स्टैटिक और रिजिड। दैट इज वाई हमें उसे मॉनिटर और स्कैन करना बहुत जरूरी हो जाता है। रिलेटिविटी, नाउ रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? लेआउट कि बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपैक्ट हर कंपनी पर अलग अलग आएगा। लैंग्वेज देखो, मेरे ऊपर इंपैक्ट अलग आएगा, तुम्हारे ऊपर इंपैक्ट, हर कंपनी का इंपैक्ट अलग होगा। बेस्ट एग्जांपल इसका ये होगा, जैसे यहां लिखा है इन्होंने कि एक रिपोर्ट आया कि कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स मिले हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स का सेल कम हो जाएगा, बट एट द ऑन द अदर हैंड सेल ऑफ जूसेस का सेल बढ़ जाएगा। अगर मैं कोविड का एग्जांपल लूं, कोविड के समय क्या हुआ था? कोविड के समय अगर मैं बोलूं रेस्टोरेंट, ड्यूरिंग कोविड रेस्टोरेंट एंड होटल का सेल कम हो गया था। एंड उसी तरह ड्यूरिंग कोविड व्हाट हैपेंड, एक तरफ रेस्टोरेंट का सेल कम हो गया और किसका सेल बढ़ गया? मेडिसिन कंपनी का सेल बढ़ गया। सो दिस इज रिलेटिविटी। ओके, तो ऐसे कई एग्जांपल्स आएंगे और एमसीक्यू में पूछा जाता है द इंपैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, दिस इज विच एलिमेंट। तो आपको समझना पड़ता है ये रिलेटिविटी एलिमेंट के बारे में बात हो रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट, ये लाइन आ जाता है, दिस इज विच एलिमेंट, तो आपको बताना पड़ता है ये कॉम्प्लेक्स वाले एलिमेंट की बात हो रही है। फुल पेज करो, इफ यू हैव मिस सम मार्किंग्स प्लीज चेक, और मुझे एक पीडीएफ क्लास के बाद भेजना कि आपकी मार्किंग्स किस लेवल की हुई थी। स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन। तो हम लोग देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां हम लोगों ने स्पेसिफिक फोर्सेस जो कि माइक्रो एनवायरनमेंट जैसे हैं और जनरल फोर्सेस जो कि मैक्रो एनवायरनमेंट की तरह है वो हम लोगों ने अभी आज समझा है। हमने देखा कि चेंजेस का मेन कारण क्या है? ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन शॉपिंग, उबर, ये सब टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स की तो देन है बेसिकली। कोविड के कारण भी बहुत बड़ा चेंज आया है, चाहे रिलेटिविटी का हो, बहुत बड़ा चेंज है। इट इज डिफरेंट। अब एक रिलेटिविटी का इंपैक्ट और हो सकता है कोविड के कारण। कोविड के कारण यू नो व्हाट हैपेंड, जिनका रेंटेड प्रमाइसेस था, रेंटेड प्रमाइसेस, दे सफर्ड। जिनका ओनरशिप में था उनका सफरिंग लेस हुआ है, क्योंकि उनको वो रेंट पिंच नहीं कर रहा था। जैसे लेट मी टेल यू माई केस लेआउट, माई सेंटर इज ओन्ड बाय मी, मेरा रेंटेड नहीं है, मेरा खुद का खरीदा हुआ है, तो मेरे को पिंच नहीं किया। बट देयर वर मेनी बिग कोचिंग सेंटर्स इन इंडिया जो लोग 500 कैपेसिटी रेंट पर लेकर रखते थे। कोचिंग सेंटर्स रेंटल पर मंथ 1.5 लाख 2-2 लाख होता है कई कोचिंग सेंटर का, तो उनको पिंच करेगा बिकॉज वो दे हैव टू गिव द फिक्स रेंटल्स। हो सकता है थोड़ा कम करवाए अपने लैंडलॉर्ड को बोलकर, बट मेरे ऊपर इंपैक्ट उतना नहीं आया बिकॉज माई कोचिंग सेंटर्स वे माइन। तो ऑफ कोर्स अब वो हो सकता है अपॉर्चुनिटी लॉस लगे कि नंबर स्टूडेंट शायद सेंटर पे होते तो और ज्यादा होता, बट इंपैक्ट भी सब पर अलग अलग हो सकता है, दैट इज रिलेटिविटी। ओके, तो ये जो एनवायरनमेंट आपको दिख रहा है, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स का मैंने क्या क्या एग्जांपल दिया था? कैन एनीवन राइट डाउन फॉर मी? याद करके बताओ। सोशल फैक्टर्स में मैंने बताया था मेन, विमेन, वर्किंग इन न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में तो क्या होता था, दादा दादी भी रख लेते थे, पर अब न्यूक्लियर फैमिली में आप शहर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं, जॉब करते हैं, तो क्रैश का कॉन्सेप्ट फॉर चिल्ड्रन ये बढ़ रहा है। उसके बाद मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस बढ़ रहा है। ओके, उसके बाद मैंने एक एग्जांपल और दिया था आपको सोशल फैक्टर्स में, बताओ कौन सा? कैफे,
एशियन फूड, थाई फूड, एशियन में आ गया, ये सब की डिमांड बढ़ रहे हैं. दीज आर सोशल फैक्टर्स जिसके डिमांड बढ़ रहे हैं. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत देखने को मिलता है. मोबाइल इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा. अंडरस्टूड. लीगल फैक्टर्स में आप देखोगे बहुत चेंजेस होते रहते हैं. योर इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी लॉज, कंपनीज एक्ट, और इन चेंजेस से बिजनेस हाउस अफेक्ट होंगे ही होंगे. व्हेन आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक योर जीडीपी. अंडरस्टूड. योर इंटरेस्ट रेट, बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या है. अंडरस्टूड. इन्फ्लेशन, ये सब फैक्टर्स से बिजनेस हाउस अफेक्ट होगा ही होगा. जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, these factors affect. Political environment, of course, the manifesto of the political party, उससे बहुत चेंजेस होगा. अब आप बोलेंगे कि सर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उन लोगों को उस इंडस्ट्री को ज़्यादा वो दिया है. ठीक है, जो भी हो, तो उन इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा सा एक फायदे की चीज़ हो जाती है. दैट बीजेपी गवर्नमेंट कम्स इनटू पिक्चर, तो उनको एक थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है बिकॉज उनके सेक्टर को गवर्नमेंट महत्व देता है. फुल पेज वंस, लेट देम राइट. देखते रहिए जल्दी से, जब तक रिवाइज कर लीजिए. क्वेश्चन कैसे आएगा वो वापस सुनिए. एग्जाम में देगा, आजकल दोनों लोग काम कर रहे हैं, ये कौन सा एक फैक्टर है एनवायरनमेंट का. सोशल फैक्टर. आजकल शादी ब्याह बहुत हो रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस गेन कर रहा है, तो इसमें तुम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मत बोल देना, सोशल फैक्टर. ये इसमें तो कई लड़का बोलता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. मतलब क्यों सर, शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन जब आते हैं तो आतिशबाजी होती है ना, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आप उसको सोचने लग गए. नो नो नो, यू कैन नॉट थिंक दैट. अंडरस्टूड एवरीवन. ध्यान से देखो इन चीजों को. पक्का. चलिए, लेआउट. तो आपको राइटिंग टाइम दिया जा रहा है, और जिन लोग के पास बुक नहीं है, बाद में बुक आएगा, मैं एक काम करूंगा, अपनी मार्क्ड पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा ताकि यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग. सम ऑफ यू डोंट हैव द बुक्स, आई हैव हर्ड, पर ठीक है, समझ में आ रहा होगा. इवन इफ यू डोंट हैव बुक्स, बट इफ यू आर सिंसियर, यू आर एबल टू ग्रास्प एवरीथिंग. सर ये है हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. रिलेटिविटी वर्ड मिला, कॉम्प्लेक्स वर्ड मिला. ये कैसे क्वेश्चंस आएंगे पता चल गया. ओके, देखता हूँ, सीधा इसका क्लास वर्क नहीं लूंगा, सीधा टेस्ट ही लूंगा. 10-10 मार्क्स के इसके टेस्ट पेपर्स आपके डिजाइन कर दूंगा. तो आइए स्टार्ट रीडिंग. फुल पेज करो. अब बच्चे एक बार ये सारे फैक्टर्स को पढ़ेंगे. मैंने और बेटर एग्जांपल्स दिए हैं, इनके एग्जांपल्स थोड़े से गलत, मतलब बोरिंग टाइप के हैं. स्टार्ट रीडिंग. गवर्नमेंट के रेगुलेशंस ऐसे हो सकते हैं जो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है. हो सकता है कोई गवर्नमेंट ऐसी आए जो फॉरेनर्स लोग का पैसा इंडिया में लाने नहीं दे, एफडीआई बंद कर दे. जैसे मोदी गवर्नमेंट एफडीआई का कैप्स थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है हर जगह, बट देयर मे बी गवर्नमेंट्स, उनको लगेगा नहीं, हम लोग को बाहर से फंडिंग नहीं चाहिए, हम लोग जो है अपने यहां से चलाएंगे, तो दैट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में लग्जरियस आइटम्स पे सेल कम हो जाएगा, वो लिखा है. फैशन डिजाइनर का एक एग्जांपल दिया मैंने, तो और बेटर दिया था आपको. एंड बिजनेस को हमेशा पेस रखना पड़ता है. जिस रेट से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हमें भी उसी रेट से अपना बढ़ाना पड़ेगा सब कुछ. स्टार्ट डूइंग इट एवरीवन. स्टार्ट ऑब्जर्विंग. टेक योर टाइम. स्टार्ट रीडिंग ऑल्सो. अगर बुक नहीं है तो मेरे अंडरलाइनिंग्स को पढ़ो कम से कम. और मैं 7 दिन से लिख रहा हूं कि इसकी बुक आप लोग को जेरोक्स करानी है, फिर भी आप लोगों ने अभी तक क्यों नहीं किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है.
7 days से मैं बोल रहा हूं। कर रहे हो? श्योर? रीड करो। इसको याद करने मत लग जाना, फॉर एग्जाम्पल कॉमा, फैशन डिजाइनर, डोंट डू दैट। करते रहिए जल्दी जल्दी। हरी आप। चलिए, वेरी गुड। नाउ लुक हियर, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। नाउ लीगल फैक्टर्स में क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट के कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे यहां तो मैंने जीएसटी वीएसटी अच्छे एग्जांपल्स दिए थे। इन्होंने यहां पर और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि लीगल फैक्टर्स में गवर्नमेंट का कुछ प्रोटोकॉल है कि आपकी मशीन अगर इतनी पुरानी है तो आपको अपने लेबर लॉज के अनुसार फैक्ट्री में मशीन चेंज करना पड़ेगा। अगर आप मशीन चेंज नहीं करते हैं तो आपका वायलेशन ऑफ लॉज भी हो सकता है। तो if a part in a machine is found to be defective, the company may need to issue a recall. If other companies are being sued over something like data breach, a business may need to change how information is collected and stored. ठीक है, ये रुक जाइए, हम लोग आगे भी देखेंगे। पर मेरे को एक बात बताओ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इसको हम लोग पेस्टल भी बोल सकते हैं। देखो, PESTL, पक्का? तो इसी स्टेज में मैं थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जाकर आपको माइक्रो एनवायरनमेंट के भी कुछ फैक्टर्स बुक्स में नहीं दिए हुए, बट क्योंकि एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आई विल वांट एवरीवन टू नोट इट। एक बार फुल स्क्रीन टुवर्ड्स मी करो, मेरी तरफ पूरा स्क्रीन करो, सिर्फ मेरी तरफ। ओके वेट, जब तक मैं कुछ खोज रहा हूं, अभी नहीं, मैं जब बोलूंगा डिकी जी तब। आपको कुछ कॉपी करना होगा। जब पुराना सिलेबस था तो ये वाले क्वेश्चंस आते थे, एंड इट कैन स्टिल कम। फुल पेज, फुल पेज कर दो। हाँ, सुनो सुनो, आप मेरे अंडरलाइनिंग से प्रभावित मत होइए, मैं हटा देता हूं, रुकिए। आप लोग को अगर डर लग रहा है ना, यस, तुम क्या करोगे ना अभी, तुम ये ड्रॉ करो। एक्सटर्नल के अंदर दो पार्ट्स है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो के और दो नाम्स है, ऑपरेटिंग एंड टास्क। माइक्रो जिसको तुम लोग स्पेसिफिक फोर्सेस के नाम से जान रहे थे, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, मार्केट, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपके इन्वेस्टर्स, आपके डायरेक्टर्स। स्टार्ट कॉपिंग, एक्सटर्नल। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इंटरनल, आपके कंपनी के पॉलिसीज, आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपके ह्यूमन रिसोर्स कैसे हैं अंदर इंटरनली, आपका लेबर यूनियन कैसा है, आपके यहाँ कैसी कैसी टेक्नोलॉजी एज ऑन डेट यूज हो रहे हैं। स्टार्ट कॉपिंग दिस एंटायर चार्ट एवरीवन, तब आपको समझ में आएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट से अगर क्वेश्चन आ जाए कि सप्लायर्स कौन सा कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, माइक्रो या मैक्रो, तो आपको पता होगा। स्टार्ट रीडिंग।
प्लीज कॉपी करिए, प्लीज कॉपी। Start doing it. Continue with this. और क्वेश्चंस कैसा आएगा आपको? 4 मार्क्स का नहीं आ रहा, अचानक बोलेगा बताओ कस्टमर कौन सा एनवायरनमेंट का पार्ट है, माइक्रो या मैक्रो या स्पेसिफिक फोर्स, या और एक वर्ड क्या है भाई, जनरल फोर्स। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके इधर इंटरनल वाला सारा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। वैल्यू सिस्टम, आपके कंपनी के इंटरनल वैल्यूज, आपका मिशन, आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, मतलब योर एथिक्स, योर वैल्यूज, योर इंटरनल पॉलिसीज, आपका क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये सब क्या है भाई? कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके ओके ओके। So internal environment also have a direct impact on the business. It is within the control of the entity. Internal environment is having a direct impact. एक बार full page कर दो फिर से, copy कर लेना है। Internal has a direct impact and it is within the control. External हमारे control में नहीं है पूरी तरह। अब तुम बोलोगे हम लालू यादव जी को जानते हैं, हम मिनिस्टर को जानते हैं, हम पॉलिसी अपने हिसाब से बना लेंगे, सब फालतू बात है। External can never be in your control. माइक्रो के 2 नाम और है। आज हमने माइक्रो का एक और नाम देखा था, स्पेसिफिक फोर्सेस भी बोलते थे, याद आया? स्पेसिफिक फोर्सेस। और मैक्रो को आज एक और नए नाम से भी हमने जाना, दैट इज जनरल फोर्सेस। यस और नो? आई एम अज्यूमिंग यू हैव रिटन दिस, दैट इंटरनल एनवायरनमेंट हैज अ direct impact on the business and it is within the control of the entity. मैं 10 सेकेंड और वेट करूंगा। I'll wait. जल्दी। एक लाइव ऑनलाइन क्लास आप लोग और करेंगे घर में, नाश्ता खाना वाना खा के 1:30 से। चलिए, फुल स्क्रीन टुवर्ड्स मी डीकेजी वंस। तो इस तरह हम लोग बहुत कुछ देखते जा रहे हैं। और तो मतलब मैक्रो इज अफेक्टिंग, माइक्रो से क्या होता है, डे टू डे फंक्शनिंग अफेक्ट होता है, मैक्रो से ओवरऑल डायरेक्शन, ओवरऑल इंपैक्ट आता है, मैक्रो से ओवरऑल इंपैक्ट आता है। मतलब मैक्रो में अगर अगर लीगल चेंजेस होगा तो सबको ही अफेक्ट होंगे, हो सकता है कोई कम अफेक्ट हो, एंड इज लार्जली एक्सटर्नल। माइक्रो फिर भी हम कई बार बोलते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट को कई बार हम इंटरनल भी बोल देते हैं, बिकॉज वो फिर भी हमें अफेक्ट करते हैं डेली ऑपरेशनल लेवल, कि हमारे रॉ मटेरियल सप्लायर्स ने दाम बढ़ा दिया तो क्या इंपैक्ट आएगा, दैट इज स्टिल एट डेली ऑपरेशनल लेवल। अंडरस्टूड एवरीवन? तो बहुत सारी चीजें हमने यहां पर देखा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, वेट मैक्रो में हम लोग बहुत कुछ देख ही रहे थे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी हमने देखा, जीडीपी देखा था। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में एक और पॉइंट लिख सकते हो, फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व्स इज अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर इकोनॉमी खराब चल रही है तो कंपनी उसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं लगाती है, डिस्काउंट बहुत देती है। अगर इकोनॉमी खराब चल रहा है तो कंपनी डिस्काउंट क्यों देता है? पैंडेमिक में ना गारमेंट्स इंडस्ट्री बहुत खराब चल रहा था तो बहुत डिस्काउंट्स आ रहा था ताकि उनका पुराना प्रोडक्ट थोड़ा सा निकल जाए।
तो दैट इज वन ऑफ द वेज हाउ यू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स. लीगल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट कई बार है ना बहुत सपोर्ट स्कीम्स लेके आता है, मेक इन इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम. ये सब पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट के हमारे आपको मतलब मोटिवेट करने के लिए कि किस तरह अलग अलग स्कीम्स हम लेके आ सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन. एंड टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस भी आपस में इंटर रिलेटेड हैं, मैंने दिखाया आपको, एंड इंटर डिपेंडेंट हैं. टेक्नोलॉजी से बिजनेस अफेक्ट होता है और बिजनेस के कारण टेक्नोलॉजी, बिजनेस में कुछ ऐसी डिमांड क्रिएट होती है जिसके कारण आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाते हो उस डिमांड को मीट करने के लिए. सो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा. ओके, सो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर. चलिए, लेआउट टुवर्ड्स मी. ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन ऑफ अटैक, ध्यान से देखो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन. लुक हियर. या लेआउट. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक. लैंग्वेज दिख रहा है. वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट रिलीज कर रहा था 2020 तक. ओके, that ease of doing business, इतने सारे कंट्रीज, अराउंड 190 कंट्रीज या कुछ नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, उन 190 कंट्रीज में भारत का रैंकिंग क्या है. व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? व्हेन आई राइट दिस वर्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट हाउ easy it is to start, layout please, and run. Start reading everyone. तो देखिए क्या लिखा है लेआउट. वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आता था, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, और लास्ट रिपोर्ट आया था 24 अक्टूबर 2019 को. लिसन टू मी केयरफुली, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. बट एक बात आपको बता दूं, बुक में नहीं लिखा है पर आपको हम लोग सिर्फ बुक पढ़ाने नहीं बुलाए. वर्ल्ड बैंक के इस रिपोर्ट पर कुछ करप्शन चार्जेस लग गए थे और इन द ईयर 2021 ये रिपोर्ट एक बार के लिए बंद कर दी गई है. सो वापस बोलिए. 2021 में कुछ आरोप लगा था कि वर्ल्ड बैंक के एक ऑफिसर ने जो सीनियर लेवल पर था कुछ घूस और प्रेशर खाकर चाइना एंड कुछ कंट्रीज का रैंकिंग और बढ़ा दिया था. दैट इज वाई ये वाली रिपोर्ट अभी थोड़ा सा हॉल्ट पर है. पर ठीक है, एग्जाम में उन लोग अपना छपा हुआ क्वेश्चंस पूछते हैं तो आई एम ऑल्सो डूइंग इट. बट ये मैं आपको एक पॉइंट हिंदी में नीचे लिख लो. दैट लाइन मैं आपको शेयर करूंगा बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में. हिंदी में जरूर लिख लो. 2021 में कुछ करप्शन चार्जेस लगे थे कि सम कंट्रीज वेर गिवन अ फेवरेबल रैंकिंग. इन 2021 some corruption charges were levied on World Bank officers कि कुछ कंट्रीज को उन लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ अच्छा रैंकिंग दे दिए थे. सर ये क्या पैरामीटर्स, मतलब कौन से फैक्टर्स को स्टडी करके ये पता चलता है कि यहां पर बिजनेस करना बहुत इजी है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो भी देखेंगे हम लोग. तो पहले देखो, ये एमसीक्यू का बहुत फेमस क्वेश्चन है. इंडिया का रैंकिंग पहले 77 में था, ओके, इन 2019, एंड जो लास्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का रिलीज हुआ था इंडिया 63rd में हो गया था. तो एमसीक्यू आता है अमंग 190 कंट्रीज. और एक बार एमसीक्यू क्या आ गया, इंडिया ने कितने रैंक लीप लगाया? तो 14, 77 से 63 आया, तो 14 उसका फायदा हुआ है और इंप्रूवमेंट हुआ है. उसके अलावा इंडिया को बहुत सारी कंट्रीज
बड़ा इंप्रूवमेंट कर रही थी, तो इंडिया को टॉप 10 इंप्रूवर्स में भी माना गया है। तो ये एक अलग एमसीक्यू है, लेआउट फुल पेज। एग्जाम में लड़का लिख के आ गया इंडिया इज अमंग टॉप 63 इंप्रूवर्स। 63rd तो इसका रैंक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 190 कंट्री में इंडिया को बोला गया कि यहां आइए, भारत में बिजनेस करिए। मुझे तो लगता है गलत ही लिख दिया है, यहां बिजनेस करना इंडिया में कोई इजी है? लॉट ऑफ करप्शन। तो इंडिया इज अमंग द टॉप 10 इंप्रूवर्स, एमसीक्यू लिखो, स्टेटमेंट ट्रू है। नहीं सर आप 63rd बोला, अरे 63rd तो हो गया, 190 कंट्रीज में हमारी पोजीशन, दैट इज 63rd, पर टॉप 10 इंप्रूवर्स मतलब बहुत बड़ा, जल्दी जल्दी इंप्रूव कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर क्या होता है, द डूइंग बिजनेस असेसमेंट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस। किस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे नियम कानून अच्छे हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। इसीलिए मैंने एक लाइन लिखा, हाउ इजी इट इज टू स्टार्ट एंड रन। स्टार्ट करना तो चलो बोलते इजी है, यहाँ पे बिजनेस चालू रखना भी कितना इजी है वो दिखाया जाएगा। तो डीबीआर बोलते हैं इसको, डूइंग बिजनेस असेसमेंट रिपोर्टिंग रैंक्स on the basis of distance to frontier, a score that shows the gap of an economy to the global best practices. तो MCQ कि इंडिया का DTF स्कोर improved to 71 from 67.23, वेरी वेरी ट्रिकी। इसमें लोग क्या लिख के आ गए पता है, MCQ में वन ऑफ द ऑप्शन था 77 to 63, वो तो था रैंक, दिस इज रैंक, दिस इज स्कोर, दिस इज इंप्रूवमेंट, इंप्रूवर कैटेगरी। 3 अलग एमसीक्यूज है, प्लीज नोट इट डाउन, फुल पेज। इंडिया का जो स्कोर है डीटीएफ स्कोर, डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर, मतलब कि आप कितने दूर हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस से। पहले 67.23 था, फिर 71 हो गया। सर तो क्या फैक्टर्स देखकर ये रैंकिंग दी जाती है, मैं आपको बताऊंगा। 10 इंडिकेटर्स हैं, प्लीज इसका आपको नोट करना पड़ेगा। रैंक, फुल पेज रखो एक बार, एंड 10 इंडिकेटर्स को असेस करके ये रैंकिंग दी जाती है, ये स्कोर दिया जाता है। रैंक इंडिया का अगर देखा जाए 77 से 63rd चला गया। ओ यानी जो बेस्ट होगा उसका रैंक 1 होगा। ओके, तो हम पहले पीछे थे। हमारा जो डीटीएफ स्कोर है, डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर, वो हो गया है बेटर, 71, पहले 67.23 था। टॉप 10 इंप्रूवर्स में हमें माना जाता है। और सर ये जो रैंकिंग और दे रहे हैं, ये स्कोर दे रहे हैं, 10 फैक्टर्स स्टडी करके दिए जाते हैं, 10 इंडिकेटर्स। ये चारों पॉइंट एमसीक्यू में आए हुए हैं बारी बारी। दीज आर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस लेआउट, और ये बारी बारी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप अपने इंस्टीट्यूट मैथ से इस तरह नोट करके मेरे साथ साथ डेवलप कर रहे हो। टर्न द पेज। इन 7 फैक्टर्स में भारत में इंप्रूवमेंट हुआ है। ये 7 जगह उन्होंने इंप्रूव किया है। स्पेशली यहां पर इंसॉल्वेंसी नाम का एक एक्ट सुनिए अपना, आईबीसी कोड, हैव यू हर्ड दिस वर्ड? दिवालियापन नाम सुना है? दिवालियापन, दीवानापन नहीं, वो तो आपका है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिवालियापन। तो भारत में पहले किसी कंपनी को वाइंड करवाया जाता था थोड़ा सा भी कुछ सिग्नल्स खराब देखने से, पर अब हम लोग पहले कोशिश करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम लोग बंद करेंगे कंपनी। कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, यहाँ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में कितना जल्दी होता है, टैक्सेस पेमेंट करना कितना इजी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे होता है, स्टार्टिंग अ बिजनेस में क्या क्या लाइसेंस चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग इंप्रूव किए थे। 7 जगह जहां भारत ने इंप्रूव किया था। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने बोला था कि वी हैव इंप्रूव्ड। जैसे टाइम टेकन फॉर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, पहले 4-5 साल लगते थे, अब 1.6 इयर्स लगता है। तो ये एमसीक्यू में आ जाएगा। इंडिया मेंटेन्स इज फर्स्ट पोजीशन, माय गॉड सो मच कंफ्यूजन, इन साउथ एशियन कंट्रीज इंडिया फर्स्ट है। मैं साउथ ईस्ट एशियन नहीं बोला हूं। इसमें भी स्टूडेंट क्या लिख के आ जाता है बताओ? 63rd पोजीशन। 63rd पोजीशन वाज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग वर्ल्ड वाइड, पर साउथ एशियन कंट्रीज में पहले वो 6th में था, अब वो फर्स्ट में है। साउथ एशियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं, वरना तो तुम बोलोगे चाइना हमसे आगे है। मैं साउथ एशियन की बात कर रहा हूं, पूरे एशिया की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें यहां पर देखी जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स
4 MCQs डेवलप होते हैं रैंकिंग को लेकर, इंडिया का इंप्रूवमेंट, इंडिया का स्कोर लर्न करना होगा। पर मैंने बहुत सनसनीखेज खबर दी, इंस्टीट्यूट ने अभी तक बुक में लिखा नहीं, वर्ल्ड बैंक हैज स्टॉप्ड डूइंग दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट फॉर सम टाइम, जब तक वो करप्शन चार्जेस ठीक नहीं हो जाते या कुछ दूसरे पैरामीटर्स बन के नहीं आ जाते। ओके, और फर्स्ट पोजीशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज, ये भी याद रहेगा ना। ओके, वेरी गुड। नाउ हमारे देश में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। तो DPIIT इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड मेनी अदर डिपार्टमेंट्स, उन्होंने कई रिफॉर्म्स लाए हैं। DPIIT's डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कई रिफॉर्म्स लाए हैं टू इंप्रूव द बिजनेस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन इंडिया। यानी जो लॉज बिजनेस हाउसेस को डेवलप कर इफेक्ट करते हैं, उनमें कई रिफॉर्म्स लाए गए हैं। तो ऑन द लाइंस ऑफ द एनुअल असेसमेंट डन बाय द वर्ल्ड बैंक, DPIIT ने कुछ कई रिफॉर्म्स लाए, इसको बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान बोलते हैं, विच रैंक ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज, यूनियन टेरिटरीज in the country based on implementation of designated reform parameters। वापस पढ़ के बता रहा हूं क्या लिखा है कि DPIIT ने बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान लाए हैं बहुत सारे। ओके, तो DPIIT ने बहुत सारे बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान लाए हैं, जिसमें सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को रैंकिंग दिया जाता है कि कौन कैसे कैसे क्या क्या चीजों को वो कर रहा है। तो दिस एग्जाम में MCQ आया, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, फुल पेज करो, बाय WTO, RBI, PMO ऑफिस एंड और एक है DPIIT। तो आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, सबने WTO लिख दिया बिकॉज लोगों ने वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पढ़ा था, बट ये जो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान है ये किसके द्वारा लाया गया था, दैट इज अ पॉइंट। और ये लाया गया था किसके द्वारा बताइए। अभी पढ़ा आपने, DPIIT के द्वारा लाया गया था इन कंसल्टेशन विद अदर मिनिस्ट्रीज। बहुत सारे रिफॉर्म्स, यानी कि जो बार बार हमें अलग अलग परमिशन लेना पड़ता है वो एक ही जगह से मिल जाए। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कम फॉर्म्स जमा देकर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए, कंस्ट्रक्शन परमिट्स जल्दी मिल जाए, लेबर लोग के लिए भी और रेगुलेशंस, एनवायरनमेंट के रजिस्ट्रेशन भी जल्दी हो जाए। मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ लाया गया है, जिनमें से एक एग्जांपल है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने भी देखो बहुत इनिशिएटिव्स लिया है फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉज। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने कई टाइप के लेबर लॉज में चेंजेस लाए, जैसे ये देखो, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। बहुत सारे लेबर लॉज को हमने एक साथ मर्ज करके कई लेबर लॉज को यहां पर, तो लैंग्वेज आएगा 4 लेबर कोड्स, लर्न द नेम्स। ये नेम्स आ सकता है या ऑल ऑफ द अबव फिर ऑप्शन हो जाएगा कि मिनिस्ट्री ने बहुत सारा स्टेप्स लिया है। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, and through labor codes provisions have been made for one registration of establishments of multiple registrations। लेबर कोड्स जब फुल्ली इफेक्टिव हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि बार बार आपको हर लेबर लॉ के अंदर अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा। दिस इज अ वेरी फेमस MCQ। श्रम, श्रम मतलब क्या होता है, लेबर। श्रम सुविधा पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रिड्यूसिंग लेबर लॉ कंप्लायंस। MCQ बहुत फेमस है। Shram Suvidha Portal is a major IT initiative of the ministry for reducing complexities in। MCQ क्या आएगा पता है, या तो आ जाता है पोर्टल का नाम, या ये श्रम सुविधा क्या चीज के लिए, हेल्प के लिए बना है, लेबर लॉ कंप्लायंस या GST कंप्लायंस या इनकम टैक्स कंप्लायंस या कंपनी लॉ कंप्लायंस। श्रम से वर्ड निकल जाता है लेबर, रिमेंबर दिस। ओके, उसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड जस्टिस ने कुछ कुछ काम इजी कर दिया। तो ये सारे चीजें जो होती है ना, याद रखिएगा। लास्ट पोर्शन चल रहा है, लेआउट। पहले ये श्रम का टेक्निक लिखा, टेक्निक टू लर्न लिखो, टेक्निक टू लर्न। श्रम मीन्स व्हाट, लेबर।
तो इसलिए ये लेबर कंप्लायंस को लेकर है, श्रम नहीं, श्रम, श्रम सुविधा इज रिलेटेड टू लेबर ना। उसी तरह यहां पर क्या लिखा है देखो, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ये क्या बोल रहा है देखो, द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में चेंजेस लाया गया है कि पहले कितने रुपया तक का केस कमर्शियल कोर्ट्स के पास जा सकता था, लिखा है यहां पर द टू स्ट्रीमलाइन द फंक्शनिंग कमर्शियल कोर्ट्स, पहले तो अब लिखा है कि बनाए जा रहे हैं कमर्शियल डिस्प्यूट्स, कमर्शियल डिस्प्यूट जो नहीं होता माल के क्वालिटी को लेकर, ये सब को लेकर हियरिंग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाए जाएंगे, एंड हाई कोर्ट में भी एक डिवीजन अलग क्रिएट किया जा रहा है। तो लिखा है 3 लाख रुपया तक का केसेस, 3 लाख यानी कि छोटे मोटे केसेस जो है कमर्शियल कोर्ट्स में जाएंगे, लिखा हुआ है टू स्ट्रीमलाइन देयर फंक्शनिंग द पिक्यूनियरी वैल्यू मतलब द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द कमर्शियल केसेस हैज बीन रिड्यूस्ड टू ₹3 lakhs। लैंग्वेज मिला, पहले 1 करोड़ था, तो एमसीक्यू आएगा कितने रुपया तक का, the pecuniary value can be entertained has been reduced to 3 lakhs, कि 3 लाख वाले केसेस भी अब कमर्शियल कोर्ट्स के पास जा सकते हैं। पढ़ के देखिए प्लीज। फिर और क्या क्या स्टेप्स लिया गया, फुल पेज में आओ। स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कोई डिस्प्यूट्स हो तो स्पेशल कोर्ट्स हैव बीन सेट अप इन हाई कोर्ट्स के अंदर, एक स्पेशल कोर्ट्स बने हैं फॉर डीलिंग विथ हाई कमर्शियल वैल्यू डिस्प्यूट्स। 500 करोड़ के ऊपर वाले जब रोड, डैम, ब्रिजेस ये सब में जब कोई झमेला हो जाता है तो एमसीक्यू, विच कोर्ट्स हियर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिस्प्यूट्स अबव 500 crores, इस अमाउंट पर एमसीक्यू आ जाता है। तो बहुत फिगर बेस्ड टॉपिक है, स्टार्ट रीडिंग एवरीवन, फुल पेज पास। हम यहां पर आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं ताकि कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं हो और जजमेंट जल्दी जल्दी आए। केसेस को जल्दी हैंडल करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, केस मैनेजमेंट हियरिंग, जो पहले से ट्रायल के पहले प्री ट्रायल कुछ हियरिंग हो जाती है ताकि केस जल्दी सॉल्व हो सके। इसे पढ़ोगे आप डिटेल में एग्जीक्यूटिव में। कमर्शियल केसेस आर नाउ असाइन टू जजेस, कौन सा केस किस जज को देना है वो एक सॉफ्टवेयर की मदद से, केस इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से, ताकि आदमी नहीं डिसाइड करेगा कौन सा केस किसको देना है, सिस्टम में एंटर हुआ केस का नंबर, केस का डिटेल, सॉफ्टवेयर विल एलोकेट द केसेस टू जजेस। फुल पेज, स्टार्ट रीडिंग। मैं वापस बताऊंगा यहां से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आप पढ़ना शुरू करिए। पढ़ रहे हैं आप? एडीआर मतलब है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि नाम से पता चल गया कि हम अलग तरीके से अपना झमेला सलटाएंगे, कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। वी विल ट्राई टू सेटल आवर डिस्प्यूट इन अ डिफरेंट मैनर, दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लैंग्वेज मिला? और एक
स्पेशल कोर्ट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अगर डिस्प्यूट होता है अबव 500 करोड़ तो यहां पर देखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, केस मैनेजमेंट हियरिंग का मतलब क्या है? प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस, यानी कि ट्रायल मतलब ये ट्रायल रूम वाला ट्रायल नहीं, कोर्ट के हियरिंग जब होती है ना क्रिमिनल केसेस में, तो कोर्ट के सामने जो ट्रायल होता है उसके पहले केस मैनेजमेंट हियरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। फिर केसेस आजकल केस इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर से एलोकेट होते हैं, कौन सा जज कौन सा केस हैंडल करेगा। फिर ई फाइलिंग का कॉन्सेप्ट कोर्ट्स और में भी आ गया है ताकि टाइम केस फाइलिंग में कम लगे, इसके लिए सॉफ्टवेयर्स कई डेवलप हुए हैं। सो दिस इज बेसिकली लेआउट। देखो अगर मैं बोलूं ये कि क्या हो रहा है सर इतने देर से मार्किंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो हमारी गवर्नमेंट ने, पहले तो हमने वर्ल्ड बैंक के पैरामीटर्स असेस किए थे, हमारी गवर्नमेंट ने डीपीआईआईटी ने कई रिफॉर्म्स लेकर आए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कई नए नए लॉज लाए सिंप्लीफाई करने के लिए, फिर एक पोर्टल डेवलप हुआ श्रम सुविधा पोर्टल, बहुत सारा लेबर लॉ के कंप्लायंस के कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करने के लिए। फिर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने भी कई चेंजेस लाए यहां पर, कि पहले 1 करोड़ तक के केस कॉमर्शियल कोर्ट्स हैंडल करता था, अब 3 लाख रुपया तक का केस कॉमर्शियल केसेस हैंडल करेगा अलग से, ताकि जल्दी जल्दी छोटे केसेस सेटल हों। डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट्स 500 करोड़ के ऊपर वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिस्प्यूट्स के लिए। फिर केसेस कैसे एलोकेट किए जाएंगे जजेस को, उसके लिए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। केसेस फाइलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आ रहा है, सिर्फ नाम थोड़ा पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये जितना फोकस हो रहा था वो इन चीजों पे हो रहा था। द की फोकस ऑन दीज एरियाज, लंबा लिस्ट आपको यहां पे मिला है कि पुराने लॉज को हम हटा के नया नया चीज ला रहे थे। लास्ट 2 नेम्स, एमएसएमई संबंध पोर्टल नाम लिखिए, एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन, इन पे एमसीक्यूज आते हैं। एक बार फुल पेज पे आ जाओ जल्दी से। एमएसएमई संबंध पोर्टल एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन, स्टार्ट रीडिंग दिस लाइन। बस क्लास खत्म होने वाली है, 2 मिनट। कल इसका एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, अब नेक्स्ट दिन जब भी करेंगे। और अभी आफ्टर 1 o'clock यू विल अगेन मीट फॉर द लॉ क्लास। यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि अगर किसी को माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज बनाना है जहां पर कोई फीस नहीं लगता है, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं एमएसएमई के लिए। एंड व्हाट इज एमएसएमई संबंध पोर्टल? इसमें कि इनका जो रॉ मटेरियल्स और प्रोक्योरमेंट है, रिलेशनशिप कैसा है, किस तरह इन लोग सब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से सामान वामान खरीद सकते हैं, कोई ग्रीवियांस है तो उसको कैसे हैंडल किया जा रहा है। नाउ आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, लेआउट टुवर्ड्स मी, फुल स्क्रीन, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, फुल स्क्रीन टुवर्ड्स मी। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर पहले ना एमसीक्यूज आया करता था एक जमाने में कि व्हाट इज अ माइक्रो एंटरप्राइज, व्हाट इज अ मीडियम एंटरप्राइज, व्हाट इज अ स्मॉल एंटरप्राइज। लुक एट द स्क्रीन्स, एक बार स्क्रीन दिखाओ। 1 जुलाई को चेंज हो गया था, फुल स्क्रीन करो, बाद में ये स्क्रीन में इमेज में डाल दूंगा। माइक्रो होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 1 करोड़, एंड जिसका इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, प्लांट एंड मशीनरी में। ये बुक में नहीं दिया हुआ है इसलिए ट्यूशन लेना जरूरी होता है कई बार, बिकॉज वो एक्स्ट्रा आपको यहां पता चलेगा। एंड टर्नओवर मैक्सिमम 5 करोड़, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हो या सर्विस हो। ओके, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अब जब घर से लोग कर रहे होंगे तो वीडियो पॉज करके लिखना, एक बार पॉज कर लेना जब घर से आप कर रहे होंगे। अभी आप लाइव ऑनलाइन कर रहे हैं, अभी मत करिए। स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब आजकल क्या है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट मैक्सिमम 10 करोड़, एंड दोनों चीज आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, टर्नओवर मैक्सिमम 50 करोड़। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का डेफिनेशंस दिया हुआ है। लर्निंग टेक्निक बताए, 1 है, ये एक 0 लगा दो, 10 हो जाता है, ये 5 करोड़ है, 50 हो जाता है। तो माइक्रो एंड स्मॉल जल्दी याद होता है, माइक्रो 1 करोड़, स्मॉल 10 करोड़। माइक्रो का टर्नओवर 5 करोड़, स्मॉल का 50 करोड़। और बाद में मीडियम के समय में 5 गुना बढ़ जाता है, 10 है तो 50, 50 है तो 250। आप बस ये ब्लू इंक कॉपी कर सकते हो एक बार मेरे बोलने पर, फुल पेज स्टार्ट कॉपिंग। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए ये वाले यूनिट्स जाएंगे माइक्रो स्मॉल या मीडियम में, जहां कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कोई फीस भी नहीं लगेगा। स्टार्ट रीडिंग।
ओनली दिस ब्लू हैंडराइटिंग कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट्स, अगर आपका सर्विस इंडस्ट्री है तो आपके कंप्यूटर और का इक्विपमेंट्स जो भी है वो मैक्सिमम 1 करोड़ है माइक्रो में, एंड टर्नओवर 5 करोड़, स्मॉल में 10 and 50, मीडियम में इट इज 50 and 250. लेआउट पक्का 1-5, ठीक है. नाउ लुक हियर, वी आर गोइंग बैक टू आवर डिस्कशन जो चल रहा था. एंड एमएसएमई संबंध पोर्टल है कि आप जो सप्लाई और गवर्नमेंट से कई बार प्रोक्योर करते हैं, सीपीएसईज या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वो ठीक से हो रहा है ना प्रोक्योरमेंट. सीपीएसई फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. अच्छा, ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. किसी ने मेरे को पूछा व्हाट इज दिस 3 लाख एंड 1 करोड़ वाला चीज बताइए ना. पहले क्या होता था कि 1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर वाले केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट सुनता था. पर अब क्या बोल रहे हैं यहां पर, कमर्शियल कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड कमर्शियल डिवीजन इन ऑल हाई कोर्ट्स वो 3 lakhs एंड मोर वाले केसेस सुनेंगे. इफ केसेस आर greater than equal to 3 lakhs, it will be heard by commercial courts even at the district level. पहले 1 करोड़ में ट्रिगर कर रहा था, but now 3 lakhs and more. इसको वैसे इंटरप्रेट करिएगा. That value of the subject matter of a suit, मेरे पास एकदम ओरिजिनल बेयर एक्ट से पढ़ के बता रहा हूं, is not less than 3 lakhs or such higher amount. यानी स्टेट गवर्नमेंट बताएगा पर मिनिमम 3 lakhs होगा, उसके ऊपर भी हो सकता है. पहले 1 करोड़ में आपका केस कमर्शियल के 1 करोड़ में सुनते थे, पर अब 3 लाख या 3 लाख के ऊपर वाले केसेस को भी जल्दी जल्दी सुना जाएगा. डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो, पहले सिर्फ हाई कोर्ट सुनता था, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो कमर्शियल कोर्ट्स बनेंगे वहां पर ये बेसिकली पिक्चर में आ जाएगा. पक्का. और हाई कोर्ट के अंदर में एक कमर्शियल डिवीजन रहेगा फॉर 3 लाख रुपीज और मोर वाले केसेस को सुनने के लिए. पहले 1 करोड़ हुआ करता था. सो दिस फिनिशेस टुडेज क्लास. और ये जो इतने सारे डीपीआईटी इतने सारे काम कर रहा था, इधर देखो लास्ट, द की फोकस ऑफ दीज एक्सरसाइज आर, हम स्टैंडर्डाइज फाइलिंग चाहते थे, हम चाहते थे कि लाइसेंस हर साल अपने आप ऑटो रिन्यू हो जाए, बार बार परमिशन के लिए आना नहीं पड़े. हम चाहते थे कि डिजिटल वर्ल्ड में हम हैं तो सब कुछ टैक्स ये आईटी से भी हो जाए. पुराने लॉज को हटाना चाहते थे. रिपील मतलब क्या होता है, हटाना, लिख देना, पूरा हटाना. अमेंडमेंट मतलब होता है एग्जिस्टिंग में चेंजेस लाना, और रिपील मतलब पूरे एक्ट को हटाना. तो और डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब है इंस्टेड ऑफ जेलिंग, हर चीज में पहले जेल आता था, इंस्टेड ऑफ जेलिंग मॉनेटरी पेनल्टी, पेनल्टी लगा दो, हर चीज में अब जेल में मत डालो. ये बोला जा रहा है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ टेक्निकल डिफॉल्ट्स के केस में. सो ये डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है. क्रिमिनलाइजेशन मतलब पहले क्या होता था, कोई भी लॉ के अंदर उल्लंघन करने से सीधा जेल भेज देते थे. हर जगह लिखा रहता था द ऑफिसर विल बी जेल्ड. यार आदमी का जीना मतलब मुश्किल हो गया था. सो नाउ व्हाट दे आर वांटिंग, हर जगह जेल की बात मत करो, बल्कि आप पेनल्टी लगा दो. मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस में जहां जेल थे वो हटा दिया गया है. रिपील मतलब क्या होता है, अब तुम बोलोगे सर अपील, नो नो नो, रिपील मतलब पूरा हटाना, और अमेंडमेंट मतलब एग्जिस्टिंग में चेंजेस लाना. तो ये सब चीजें यहां पर बेसिकली देखी जा रही थी. तो कल मैं इन पे एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा और भी क्वेश्चंस आपको रिवाइज कराऊंगा. सो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर प्राइमरीली, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. कुछ नए पॉइंट्स जो अभी टच नहीं हुए हैं चैप्टर में वो भी अगले क्लास में होंगे. Thank you so much. Revise and get ready for the next class at 1:30 today. Bye.